हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेकर आए जिससे आपको काफ़ी फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। और आज के सेशन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा, क्योंकि आज के सेशन में हम आपको विभिन्न परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले। प्रश्न इतने महत्वपूर्ण रहेगी कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। एलिन नामक यौगिक पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दे, लहसुन में, दालचीनी में, हल्दी में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट इसे लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि एलिन नामक यौगिक पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, लहसुन में पाया जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एलिन लहसुन का प्राकृतिक घटक है। ये अमीनो अम्ल सिस्टीन का उत्पन्न है। जब ताज़ा लहसुन को काटा या कुचला जाता है तो एलिनेज एंजाइम एलिन को एलिसीन में बदल देता है। ये भी फैक्ट आप याद करते हुए चलेगा, जो ताज़ा लहसुन की सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है। ये हृदय रोग एवं मधुमेह से शरीर की रक्षा करता है। ये भी फैक्ट आप याद करते चलेगा कि ये किन किन रोग से हमारे यहाँ पर रक्षा करता है। तो ये हृदय रोग एवं मधुमेह रोग से शरीर की रक्षा करता है। ये भी पॉइंट आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, 24 दिसंबर, 10 दिसंबर, 25 दिसंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023, यूपी पीजीटी 2021, टीजीटी झारखंड 2017 और आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी इस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। यह अधिनियम देश में उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। तो ये कब लागू हुआ था? 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। ये भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, पीएफए का पूरा नाम क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। और ये क्वेश्चन बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 और डीएसएसबी पीजीटी 2018 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि पीएफए का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ये इसका पूरा नाम है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954। और अगर इसका संशोधित रूप की बात करें तो यहाँ पर 1964, 1976 और 1986 में इसमें संशोधन भी किया गया था, जिसका अंग्रेजी में नाम है प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट, जिसे हम पीएफए कहते हैं, जो भोजन में मिलावट संदूषण से सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें, नाइजीरिया, बीजिंग, मैक्सिको, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, बीजिंग। बीजिंग हमारा आंसर यहाँ पर सही है। चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस बीजिंग यानी कि चीन में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखते हैं। बीजिंग कहाँ पर है? चीन में। वर्ष 1995 में हुई थी। ये भी आप ध्यान नोट करते चलेगा। ये कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ये विश्व सम्मेलन लैंगिक समानता के वैश्विक एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, रोपण से लेकर गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक का समय किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, युग्मनज, भ्रूण, उल्ब, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी 2023 और टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि रोपण से लेकर गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक का समय किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, भ्रूण नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस समय बच्चा एक अंगूठी के आकार का होता है और इसकी उंगलियां, पैर की उंगलियां, वायु मार्ग और मस्तिष्क कोशिकाएं विकसित हो रही होती है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य किसमें होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, रक्त जमाव में, दृष्टि के रखरखाव में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी 2023
टीजीटी 2016 और 13 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। इसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो थियोक्विनोल इसका रासायनिक नाम है। इसके मुख्य स्रोत भी पूछे जाते हैं तो टमाटर, हरी सब्जियां आदि इसके मुख्य स्रोत है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। अगर हम विटामिन के की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है, घुलनशील विटामिन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। विटामिन के रक्त के थक्के और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न प्रोटीन बनाने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक विटामिन के निर्भर प्रोटीन है जो सीधे रक्त के थक्के बनाने में शामिल है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन ए हम पहला ही हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 7 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी 2023, यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी प्रदान करती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। इसे भी आप नोट करते चलेगा। जबकि अगर हम यहाँ पर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। 1 ग्राम के यहाँ पर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती मिलता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, अगर हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जा चुके हैं। इन्हें भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8, बुखार के दौरान शारीरिक तापक्रम में प्रति 1 फ़ारेनहाइट वृद्धि के लिए बीएमआर में बढ़त होगी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 5%, 7%, 10%। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023, यूपी पीजीटी 2021 और यूजीसी नेट एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट इसे आप लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि बुखार के दौरान शारीरिक तापक्रम में प्रति 1 फ़ारेनहाइट वृद्धि के लिए बीएमआर में कितनी बढ़त होगी। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 7% की बढ़त होगी। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उच्च बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो बीएमआर की यहाँ पर आप इसे भी फुल फॉर्म को याद करते चलेगा। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट एक सामान्य रोग संबंधी बुखार है, क्योंकि ये शरीर यानी कि शरीर के तापमान में वृद्धि के लिए सेलुलर उपापचयी प्रतिक्रियाओं की दर बढ़ जाती है। इसकी वजह से बुखार के दौरान शारीरिक तापक्रम में प्रति 1 फ़ारेनहाइट वृद्धि के लिए बीएमआर में 7% तक की बढ़त होती है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 20, 25, 10। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी 2023, टीजीटी 2021 और टीजीटी 2015 और 10 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट से लगाते चलेगा। और फ्रेंड्स, आज के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आज की क्लास में वही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए। आपको बताना है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अगर मैं अस्थायी दांतों की संख्या की बात करें तो 20 होती है। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बच्चे के दांत, जिसे दूध के दांत या अस्थायी दांत भी कहा जाता है, 6 महीने की आयु के आसपास निकलते हैं और 20 अस्थायी दांतों का यानी कि समूह 2 से 3 वर्ष की आयु में विकसित हो जाता है। अधिकांश बच्चे 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच में अस्थायी दांत यानी कि 20 खो देते हैं और 32 दांतों के पूरे समूह स्थायी दांत को प्राप्त करते हैं। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जा चुका है। तो नोट भी करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9, ICDS की स्थापना कब हुई। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 1975, 1990, 1979 या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ICDS की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1975 में ICDS की स्थापना हुई थी। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एकीकृत बाल विकास योजना, ये भी आप नोट करते चलेगा। एकीकृत बाल विकास योजना,
इसकी फुल फॉर्म भी याद करते चले, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, जो एक अद्वितीय बाल विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती व नर्सिंग माताओं की विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये भी आप नोट करते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताने कि FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम फसाई की बात करें तो यानी कि FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो खाद्य सुरक्षा की देखरेख और विनियमन के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। तो इसकी फुल फॉर्म याद करते चलेगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, तनाव यानी कि स्ट्रेन एक चोट है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, लिगामेंट की, हड्डी की, मांसपेशी की। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि तनाव एक चोट है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मांसपेशी की। तो तीसरे ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले। तनाव यानी कि स्ट्रेन एक तीव्र या पुरानी नरम ऊतक की चोट है, जो मांसपेशियों में होती है। आमतौर पर किसी गतिविधि की अवधि, तीव्रता या आवृत्ति में अचानक वृद्धि से अधिक शारीरिक तनाव के तहत मांसपेशियां और कंडरा यानी कि टेंडन अधिक खींच जाती है या आंशिक रूप से फट जाती है, जिससे तनाव यानी कि स्ट्रेन हो जाता है। इसके उपचार है तो सुरक्षा, आराम और बर्फ की सिकाई आदि जरूरी होती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का कारण है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे कुपोषण, दुर्घटना, वंशानुक्रम। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का कारण है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अगर हम विकलांगता की बात करें तो कुपोषण, दुर्घटना, वंशानुक्रम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक से अधिक आंसर हमारे यहाँ पर होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। विकलांगता को शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो व्यक्ति की गतिविधियों, इंद्रियों और कार्यों को बाधित करती है। विकलांगता के कई कारण होते हैं, जिसमें वंशानुक्रम भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकता है और कुपोषण भी इसका प्रमुख कारण हो सकता है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते चलना है। ऑप्शन में आपको दिया गया गर्भावस्था ग्रीवा, अंडकोश की थैली, वास डिफरेंस। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है बीपीएससी पीजीटी एग्जाम में। आपको यहाँ पर बताना है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही गर्भावस्था ग्रीवा। ये यहाँ पर पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, जबकि ये वास डिफरेंस अंडकोश की थैली पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, प्रातःकाल जी घबराना, मासिक धर्म मासिक धर्म का बंद होना, बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2021 बीपीएससी पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रातःकाल जी घबराना या मासिक धर्म का बंद हो जाना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। महिला का मासिक धर्म का बंद होना, प्रातःकाल जी घबराना, बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना, स्तनों में दर्द, आलस, थकान, नींद आदि गर्भावस्था के लक्षण होते हैं। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भवती माँ को नवजात शिशु के स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर देगा अस्पताल ले जाने वाले सामान की तैयारी रखना, उपयुक्त अस्पताल
एवं उपयुक्त डॉक्टर सुनिश्चित करना, बच्चे के लिए कपड़े एवं खिलौने खरीदना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि गर्भवती माँ को नवजात शिशु के स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गर्भवती माँ को बच्चे की यहाँ पर स्वागत के लिए अस्पताल ले जाने वाले सामान की भी तैयारी की जरूरत पड़ती है। उपयुक्त अस्पताल व उपयुक्त डॉक्टर सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है और बच्चे के लिए कपड़े एवं खिलौने खरीदना भी ये भी आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, कीटनाशक और अनुमत खाद्य रंग और मिलावट खाली स्थान के उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जैविक जोखिम, रासायनिक जोखिम, भौतिक जोखिम, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी परीक्षा 2023 में पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कीटनाशक और गैर अनुमत खाद्य रंग और मिलावट के उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, रासायनिक जोखिम के उदाहरण है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कीटनाशक पदार्थ DDT यानी मेलेथियन, गैर अनुमत खाद्य रंग, लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट आदि तथा मिलावट जैसे सरसों के कार्बोनियम आदि रासायनिक जोखिम के उदाहरण है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर की गई मिलावट का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, मसालों में गंदगी, धूल, अन्य चीज़ों को मिलाना, शुद्ध घी में वनस्पति घी मिलाना, शहद में चीनी की चाशनी मिलाना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यूपी टीजीटी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया और बीपीएससी 2023 में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर की गई मिलावट का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मसालों में गंदगी, धूल व अन्य चीज़ों को मिलाना, ये भी यहाँ पर जानबूझकर मिलाई गई मिलावट है। शुद्ध घी में वनस्पति घी को मिलाना, ये भी मिलावट है। और शहद में चीनी की चाशनी मिलाना, ये भी मिलावट है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS के लक्षित लाभार्थी खाली स्थान है। ऑप्शन यहाँ पर देगी 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती माताएं, केवल गर्भवती माताएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि एकीकृत बाल विकास सेवाओं में यानी कि ICDS के लक्षित लाभार्थी कौन कौन होंगे। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें, एकीकृत बाल विकास सेवाएं की ICDS वर्ष 1975 में प्रारंभ हुआ था। ये भी आप नोट करते ही चलेगा, कब प्रारंभ हुआ था, 1975 में प्रारंभ हुआ था। केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके लक्षित लाभार्थियों में गर्भवती माताएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल है। इनके अंतर्गत पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएं शामिल है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति जो पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, खाली स्थान से पीड़ित है। ऑप्शन यहाँ पर देगा मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लगाते ही चलेगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वह ग्रसित है मायोपिया से। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक व्यक्ति जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसका इलाज करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन भी लेंस से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, खाली स्थान। गति भोजन के प्रसंस्करण के लिए पाचन नलिका के साथ भोजन का स्थानांतरित करने के लिए आंत नली की परत की मांसपेशियों की एक लयबद्ध गति है। ऑप्शन यहाँ पर देगा पार्श्व लचीलापन यानी कि लेटरल फ्लेक्सियोन, कर्माकुंचन, ब्राउनियन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लगाते ही चलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कर्माकुंचन गति। यहाँ पर हमारा
दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कर्माकुंचन गति भोजन के प्रसंस्करण के लिए पाचन नलिका के साथ भोजन को स्थानांतरित करने के लिए आंत नली की परत की मांसपेशियों की एक लयबद्ध गति है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, खाली स्थान वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने और उसका पाइसीकरण करने में मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया ट्रिप्सिन, लार, पित्त लवण। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान आपको दिया गया है कि वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने और उसका पाइसीकरण करने में मदद करता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखिए पित्त लवण यानी कि बाइल, अगर हम इसकी बाइल सॉल्ट, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पित्त लवण। यहाँ पर हम तीसरा ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। पित्त लवण वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने और उसका पाइसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन करने में मदद करता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ये भी आप नोट करते चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, अंडाशय से निकलने वाले प्रत्येक परिपक्व अंडे को यदि निषेचित नहीं किया जाता तो योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए माहवारी, पॉलीसिस्टिक निषेचन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, माहवारी। यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। अंडाशय से निकलने वाले प्रत्येक परिपक्व अंडे को यदि निषेचित नहीं किया जाता तो योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे माहवारी या मासिक धर्म कहा जाता है। प्रत्येक महिला लड़की को माहवारी लगभग 28वें दिन आती है जो 5 से 7 दिन तक रहती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितने दिनों में आती है, तो लगभग 28 दिन में आती है। ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन यहाँ पर दें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल निकास गैस। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है, और ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो सकता है, यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी और ऑटोमोबाइल निकास गैस भी हो सकती है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसके कारण हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वायु प्रदूषण विभिन्न खतरनाक पदार्थों द्वारा हवा का प्रदूषण है जो पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण के कई कारण होते हैं जिसमें ऑटोमोबाइल से निकली गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकली गैसें आदि शामिल होती है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय गंगा मिशन शुरू किया? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 2016, 2013, 1985। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय गंगा मिशन शुरू किया। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पांचवा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा पांचवा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि नेशनल मिशन क्लीन गंगा को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया। तो इसमें ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारा पांचवा ऑप्शन यहाँ पर से उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, जो भी आपको आज की क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं उसे भी आप साथ साथ नोट करते चलेगा। आपको हमें बताना है कि यहाँ पर 26वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा आसपास में जाम, नालियों और बदबूदार पानी का परिणाम है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे लोगों का हैजा, मलेरिया आदि रोगों से पीड़ित होना। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर देंगे स्वास्थ्य सुरक्षा की भावना पैदा करना, लोगों की उत्पादकता बढ़ना, या यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसपास में जाम, नालियों और बदबूदार पानी का परिणाम है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये परिणाम हो सकता है लोगों का हैजा, मलेरिया आदि रोगों से पीड़ित होना, ये इसका परिणाम है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की
और क्वेश्चन नंबर 27, संक्रमण होने के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दे संक्रामक, परपोषी, संक्रमण के संचारण का तरीका, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। संक्रमण होने के लिए परपोषी, संक्रामक और संक्रमण के संचरण का तरीका जैसे कारकों को एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य खालिस्तान है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, खुले में शौच को खत्म करना, महामारी स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये बीपीएससी के अलावा और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आप लगाते ही चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य क्या है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना, ठोस अपशिष्ट में सुधार करना, माहवारी या मासिक धर्म, स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना आदि है। इस अभियान के तहत भारत के हजारों गाँव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और थायमिन की कमी जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देख जीरोप्थेल्मिया, बेरीबेरी, पेलाग्रा, केरोटोमलेशिया। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। और ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022, टीजीटी 2021 और डीएसएसबी टीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिएगा। आपको बताना कि थायमिन की कमी जानी जाती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम थायमिन की कमी जानी जाती है तो बेरी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। अगर हम जीरोप्थेल्मिया, केरोटोमलेशिया की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है, यानी कि आंखों संबंधी रोग ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। वहीं पेलाग्रा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो निकोटीन अम्ल के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। और ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। यह रोग हृदय प्रणाली या केंद्र तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में भारत प्रथम देश था जिसने परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत खालिस्तान सन में की थी। तो किस सन में की थी परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में आपको दिया गया है 1965, 1970, 1952, 1980। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022, जीआईसी 2017, टीजीटी उत्तराखंड 2014, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 और टीजीटी 2006 और यहाँ पर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 1952। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। भारत विश्व में पहला देश है जिसने वर्ष 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। वर्षों से यह कार्यक्रम देश के हर भाग में चलाया जा रहा है और इसने ग्रामीण क्षेत्र के पीएचसी व एससी शहरी परिवार कल्याण केंद्र में प्रसवोत्तर केंद्र में भी अपनी पहुंच बनाई है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 31, WHO में यह प्रमुख संगठन शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर देखें सचिवालय, विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, उपरोक्त में या उपरोक्त सभी। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगाते चलेगा। ये क्वेश्चन और भी अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है कि WHO में यह प्रमुख संगठन शामिल है। तो कौन कौन से संगठन शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी ये संगठन शामिल है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ये फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कि स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। WHO का संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य सभा, सचिवालय और कार्यकारी बोर्ड शामिल है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई थी? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया 1953, 1956, 1954 या 1955। आपको यहाँ पर बताना कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई थी। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1953 में लागू की गई थी। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाता था। वर्ष 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा की भी शुरुआत की गई थी। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 33, अत्यधिक प्रतिभावान बालकों के खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 140 वे उससे ऊपर की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ, 80 से 100 की बुद्धि लब्धि, 100 से 110 की बुद्धि लब्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। RPSC स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022 और TGT में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि अत्यधिक प्रतिभावान बालकों की कितनी बुद्धि लब्धि होती है। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से हो 140 वे उससे ऊपर की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ होती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बुद्धि लब्धि जिसे आमतौर पर IQ के रूप में जाना जाता है, मानकीकृत परीक्षण के अंक को संदर्भित करता है जो मानव बुद्धि का आकलन और माप करता है। बुद्धि लब्धि की अवधारणा जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न के द्वारा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी? ये विलियम स्टर्न के द्वारा दी गई थी। स्टर्न, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 140 वे उससे ऊपर की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ अत्यधिक प्रतिभावान बालकों की होती है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 34, ड्वाक्रा का मतलब है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास, क्षेत्रीय क्षेत्र में महिला और बच्चों का विकास, या ग्रामीण आंगनवाड़ी में महिला और बच्चों का विभाग। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर DWCRA का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वित्तीय सहायता प्रदान करना और आत्मनिर्भर बनने और जीवन स्तर बढ़ाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास है, इनके डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया शामिल है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 35, ICAR का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया भारतीय कृषि राहत परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ अमेरिकन रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान सहकारी समिति। RPSC स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 में पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि ICAR का अर्थ है, तो क्या अर्थ होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ICAR का अर्थ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये भी आप नोट करते ही चलेगा, जिसे हम यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी कहते हैं, ICMR है। यह देश का एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है जिसका अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों में उच्च स्थान है। वर्ष 1930 में अपनी स्थापना के बाद से यह परिषद भारतीय कृषि व उत्पादकता बढ़ाने और विविधीकरण के लिए कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार गतिविधियों का नेतृत्व कर रही है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 36, आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर किस चीज से प्रभावित होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है परिपक्वता, वंशानुक्रम, विकास या वातावरण। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के से संतान तक गुणों का संचरण होता है। ये आंखों का रंग, चेहरे की विशेषता आदि वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
शारीरिक थकान का निम्न कारणों से होती है, यानी कि शारीरिक थकान निम्न कारणों से होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए निराशा, लैक्टिक एसिड का जमा होना, कौशल की कमी या नीरसता। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2009 आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम शारीरिक थकान की बात करें तो ये लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लैक्टिक एसिड के निर्माण से मांसपेशियों में थकान और दर्द होता है। शरीर द्वारा अत्यधिक व्यायाम और एवं शारीरिक गतिविधियों के करने के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे गांठों में सूजन, जलन आदि महसूस होने लगती है। ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 38। बचपन में ज्यादातर वजन खाली स्थान बढ़ने से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देख, उत्तक में ग्लाइकोजन, उत्तक में प्रोटीन, उत्तक में वसा या उत्तक में हीमोग्लोबिन। आपको यहाँ पर बताने कि बचपन में ज्यादातर वजन बढ़ने से होता है, तो क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से उत्तक में वसा बढ़ने से होता है, यानी कि बचपन में ज्यादातर वजन उत्तक में वसा बढ़ने से होता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। बचपन में ज्यादातर वजन उत्तक में वसा बढ़ने से होता है। ज्यादा ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ, जो ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनमें अपेक्षाकृत कम मात्रा में ज़्यादा कैलोरी होती है, वजन बढ़ा सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में ज़्यादा प्रोसेस किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट और कम फाइबर होते हैं। फैट स्वभाव से ही ज़्यादा ऊर्जा वाले होते हैं। ये भी आप नोट करते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 39। BCG का टीका खाली स्थान पर दिया जाता है और खाली स्थान से बचाव करता है। आपको यह बताना है कि BCG का टीका कब दिया जाता है और किससे बचाव करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जन्म पर खसरा, जन्म पर या क्षय रोग से बचाव करता है, या जन्म के 8 हफ्ते पश्चात दिया जाता है, पोलियो की बचाव करता है, या यहाँ पर जन्म से 6 हफ्ते पश्चात दिया जाता है, या क्षय रोग से यहाँ पर आपकी रक्षा करता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें, ये जन्म पर, यानी कि BCG का टीका जन्म पर और ये क्षय रोग से बचाव करता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। BCG का टीका जन्म पर दिया जाता है और ये क्षय रोग यानी कि TB रोग से बचाव करता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। और ये क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट आप लगाते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 40। शाकाहारी भोजन के पैकेज पर कौन सा प्रतीक बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, सफ़ेद रंग का भरा घेरा या बिंदी, भूरा रंग भरा घेरा या बिंदी, लाल रंग भरा घेरा या बिंदी, हरा रंग भरा घेरा या बिंदी। आपको यहाँ पर बताना है कि शाकाहारी भोजन के पैकेज पर कौन सा प्रतीक बना होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, हरा रंग भरा घेरा या बिंदी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शाकाहारी भोजन के पैकेज पर हरा रंग भरा घेरा या बिंदी का प्रतीक बना होता है। जबकि मांसाहारी की अगर हम बात करें तो मांसाहारी की बात करें तो वहाँ पर लाल रंग भरा घेरा और यहाँ पर बिंदी होती है। तो मांसाहारी पर ये होती है। ये भी आप नोट करते ही चलिएगा। अगर आपसे मांसाहारी पूछे तो लाल रंग भरा घेरा या बिंदी होगी और आपसे शाकाहारी पे हरा रंग भरा और घेरा बिंदी होगी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 41। ट्राइसेम का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, स्वरोजगार के लिए जिम्मेदार युवाओं का प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का भरोसा, या स्व विस्तार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। आपको यहाँ पर बताना है कि ट्राइसेम का अर्थ है, तो क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। ये ट्राइसेम का अर्थ है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ट्राइसेम यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना अगस्त 1979 में शुरू की गई थी। तो अगर हम इस योजना की बात करें कब शुरुआत की गई थी, तो 1979 को इसकी शुरुआत की गई थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ की गई थी। 1979 में यहाँ पर ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्राइसेम की शुरुआत की गई, जिसे वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया था। तो ये किस योजना में शामिल किया गया था, तो 1999 में ये यहाँ पर स्वर्ण जयंती, ये भी आप नोट करते चलेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया था। रोलिंग प्लान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी। ये भी आप इम्पोर्टेंट लगाते चलेगा। ये अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 42।
आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट इसे लगाते चलिएगा। आपको बताने कि आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को कहते हैं, तो कौन सा कहते हैं ये आपको बताना है। अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कोलिसिस्टोसाइनिन कहते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को कोलिसिस्टोसाइनिन कहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह एक आंत हार्मोन है जो भोजन के बाद निकलता है तथा पाचन में मदद करता है और भूख कम करता है। यह कोशिकाओं द्वारा ग्रहणी के स्तर में निर्मित होता है और ये मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स द्वारा भी जारी किया जाता है। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बारीक से बारीक पॉइंटों को भी आप ध्यान से देखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है। ऑप्शन यहाँ पर देख, सीलियक रोग में, हाइपरग्लाइसीमिया में, डायबिटिक कोमा में या हाइपोग्लाइसीमिया में। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, डायबिटिक कोमा में। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज डायबिटिक कोमा में एकत्रित होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कीटोन बॉडीज यहाँ पर कीटोन समूह द्वारा समाहित होती है और ये जल में घुलनशील यौगिक कैलोरी प्रतिबंध के दौरान यकृत में निर्मित होती है। कीटोन बॉडीज ग्लूकोज की अनुपस्थिति में ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। कीटोन बॉडीज जब यकृत में मौजूद होती है तो कीटोन यहाँ पर कीटोजेनेसिस कहलाती है। कीटोन एक प्रबल अम्लीय यौगिक है जो रक्त को अम्लीय भी बनाता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन का संचार कम हो जाता है, अगर यहाँ पर बात करें तो हमारा शरीर ग्लूकोज को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग नहीं कर पाता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में विषैले अम्ल कीटोन का निर्माण होता है। इस रोग में शरीर में कीटोन और रक्त शर्करा की मात्रा अधिक होती है। इलाज न कराने पर यह रोग डायबिटिक कोमा में बदल जाता है। यह कोमा कीटोन के कारण भी होता है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन की पूरी व्याख्या आपको बता दी है, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे साथ साथ देखते भी चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, भोजन किसके द्वारा फैलने वाला, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा फ्रेंड। आपको यहाँ पर बताना है कि हैजा रोग किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन आपको दिए गए, भोजन द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि हैजा रोग किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, जल द्वारा फैलने वाला रोग है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम हैजा की बात करें तो हैजा एक संक्रामक रोग है। यह दूषित पानी या खुला भोजन से फैलने वाला रोग है। गर्मी या बरसात के दिनों में यह रोग अधिक फैलता है। इसमें यदि रोग को समय पर सही उपचार न मिले तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। हैजा एक सूक्ष्म आकृति के जीवाणु द्वारा फैलता है जिसे विब्रियो कॉलरा कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये किससे के जीवाणु के कारण फैलता है, तो यहाँ पर विब्रियो कॉलरा जीवाणु के कारण ये रोग फैलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये दूषित जल या भोजन द्वारा हमारे शरीर में फैलता है। रोगी को उल्टी तथा पतले दस्त होते हैं। उल्टी और दस्त हर घंटे होते रहते हैं। ये भी आप नोट करते ही चलेगा, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, विषाणु, शैवाल, जीवाणु या फफूंद। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि हेपेटाइटिस किसके द्वारा फैलता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, विषाणु द्वारा फैलता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर हम यहाँ पर हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी बीमारी है। तो किससे जुड़ी बीमारी, यानी कि यकृत शोथ यानी कि लीवर से जुड़ी बीमारी है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा, जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है। तो यहाँ पर लीवर में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के वायरस होते हैं, जिसमें A, B, C, D, E। इन 5 वायरस को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इनके कारण ही हेपेटाइटिस महामारी जैसी बनती जा रही है। क्योंकि इसके कारण लीवर सिरोसिस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो
और कैंसर होते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता पैदा करके और जन्म के बाद बच्चे को वैक्सीन देकर उसे हेपेटाइटिस से बचाया जाता है, यानी कि बचाया जा सकता है। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, जाइगोट किसे कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देंगे अंडाणु, क्रोमोसोम्स, नया कोष, शुक्राणु। और ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी परीक्षा 2021, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 और टीजीटी उत्तराखंड में पूछा गया है। और इसे आप इंपोर्टेंट लगाते ही चलेगा क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बताना है कि जाइगोट किसे कहते हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम जाइगोट की बात करें तो नया कोष को कहते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भ्रूण के विकास को अगर हम यहाँ पर बात करें तो भ्रूण के विकास को यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। जीवों में जो यौन प्रजनन करते हैं, एक बार शुक्राणु अन्य कोशिका को निषेचित कर लेता है, जो परिणाम स्वरूप एक कोशिका जन्म लेती है, जिसे जाइगोट यानी नया कोष कहते हैं, जिससे दोनों अभिभावकों का आधा डीएनए होता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे विब्रियो कोलरी, वेरिसेला जोस्टर वायरस, साल्मोनेला टाइफी या एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी परीक्षा 2021 और यहाँ पर 15 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि चेचक के विषाणु का क्या नाम है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वेरिसेला जोस्टर वायरस इसके विषाणु का नाम है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चेचक एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। इसमें खुजली, छाले जैसे दाने हो सकते हैं। विषाणु गैर कोशिकीय जीव है। विषाणु एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और आनुवंशिक सामग्री अगर बात करें तो संक्रामक होती है। विषाणु केवल परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन करते हैं। वेरिसेला जोस्टर विषाणु एक तरह का हर्पीज विषाणु है जो इंसानों को संक्रमित करता है। इस विषाणु के कारण चेचक होता है। ये एक संक्रामक रोग है। इसकी रोगोद्भवन अवधि 10 से 12 दिनों की होती है। तो अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो ये कितने दिनों की होती है, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 से 12 दिनों की इसकी अवधि होती है। चेचक के लक्षण दाने, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश और पेट दर्द होता है। इसके लक्षण भी कई बार एग्जाम में पूछे गए, इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा। तो चेचक के लक्षण है दाने, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश और पेट में दर्द। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। और इसकी कितने दिनों की अवधि होती है? 10 से 12 दिनों की अवधि होती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देख कैनाइन, दाढ़े, केंद्रीय कृंतक, अग्रचैवर्णक। आप यहाँ पर देख सकते हैं अस्थायी दांतों से अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जो यहाँ पर टीजीटी परीक्षा 2021, पीजीटी 2003 और टीजीटी 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और थोड़ी सी लैंग्वेज कर ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर प्रथम अस्थायी दांतों की होते हैं तो क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, केंद्रीय कृंतक कहते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा। तो इनकी संख्या भी पूछी जाती है तो 20 होती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 49, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देगा प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण या सांस्कृतिक प्रदूषण। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन प्रदूषण कहलाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो पर्यावरण के किसी मूल तत्व में अपनी उपस्थिति से उसे परिवर्तित कर देते हैं तो प्रदूषक कहलाते हैं। वायु एवं जल में अवांछित रसायनों की उपस्थिति को रासायनिक प्रदूषण कहा जाता है। भौतिक प्रदूषण को पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थों के स्थानांतरण के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि सांस्कृतिक प्रदूषण के अंतर्गत सामाजिक व सांस्कृतिक ढांचा जैसे रीति रिवाज, अनुष्ठान आदि के उल्लंघन की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इन्हें भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। मैंने आपको भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और सांस्कृतिक प्रदूषण के बारे में भी बता दिया। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्रदूषण। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 50, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है। ऑप्शन यहाँ पर दे पौधों पर, भौतिक साधनों पर, मानव पर या उपरोक्त तो सभी पर। टीजीटी परीक्षा 2021 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें
अगर हम बात करें वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड, ये सबसे अधिक असर डालती है पौधों पर। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 पौधों पर अधिक असर डालती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि को सीमित करता है और पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वे पीले हो जाते हैं, यानी कि इसके कारण क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। वातावरण में SO2 की उच्च सांद्रता अम्लीय वर्षा और हानिकारक मिट्टी के गुणों में जिम्मेदार एक अम्लीय यौगिक बनाने के लिए वायुमंडलीय नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है। अतः सल्फर डाइऑक्साइड उपयुक्त पर्सन में सबसे अधिक जो प्रभाव डालेगी वो पौधों पर डालती है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल कर रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देख, सकारात्मक पर्यावरण, पर्यावरण स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या शुद्ध पर्यावरण। ये भी क्वेश्चन TGT परीक्षा 2021 में पूछा गया है। आपको बताना है कि पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल कर रखा गया है, तो क्या नाम रखा गया है ये आपको बताना है। तो इसका नाम पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक स्वास्थ्य सुविधा की यहाँ पर संगठित सफाई, कीटाणु शोधन एवं निगरानी प्रक्रिया को सामूहिक रूप से पर्यावरणीय सफाई के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण स्वच्छता के अंतर्गत पर्यावरण को साफ किया जाता है एवं अपने प्राकृतिक स्व को बहाल करने का प्रयास किया जाता है। पर्यावरण स्वास्थ्य पर्यावरणीय तत्वों एक पहुंच प्राप्त करने और प्रबंधन करने का सिद्धांत एवं तरीका है, जो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 52, प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है, जो खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, अम्ल, नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन या औषधि। TGT परीक्षा 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नेफ्रॉन कहलाती है। यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, जो रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया में मूत्र उत्पन्न करती है। प्रत्येक मानव गुर्दे की लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस होता है, जो एक पतली दीवार वाली कटोरे के आकार की संरचना यानी कि बोमन कैप्सूल से घिरा होता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 53, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो खाली स्थान के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, हृदय, फेफड़े, नयन या गुर्दा। TGT परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, गुर्दा। यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। डायलिसिस रक्त शोधन की एक प्रक्रिया है, जो रक्त से विषाक्त पदार्थों, अतिरिक्त तरल पदार्थों और अपशिष्ट को मूत्र के रूप में साफ करने और छानने में मदद करती है और रक्त में समग्र तरल और खनिज संतुलन बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, गुर्दा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 54, रेबीज को खाली स्थान भी कहते हैं। वायु भय, जल भय, अति भय, समवर्ती भित्ति। TGT परीक्षा 2016 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताएं कि रेबीज को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रेबीज को जल भय भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रेबीज का जल भय भी, यानी कि रेबीज को जल भय भी कहते हैं, यानी कि जल भीति हाइड्रोफोबिया रेबीज का ऐतिहासिक नाम है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया ये भी आप नोट करते हैं, यानी कि पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया रेबीज का ऐतिहासिक नाम है। रेबीज लाइसा वायरस के कारण होता है। तो किसका वायरस के कारण होता है, तो लाइसा वायरस के कारण होता है। लाइसा वायरस के कारण होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वाला एक विषाणुजन्य रोग है। यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है। संक्रमित जंतुओं की लार के जरिए लोग इस घातक विषाणु के संपर्क में आते हैं। जंतुओं के काटने, जैसे कि आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज फैलना सबसे सामान्य, यानी कि सबसे फैलने वाला, जो कुत्ते के काटने से सबसे ज़्यादा सामान्य कारण है कुत्ते का काटना। बुखार, सिर दर्द, अत्यधिक लार आना, मांसपेशियों में ऐंठन, लकवा और भ्रम इसके कुछ लक्षण हैं। वैक्सीन के प्रबंध से इसे रोका जा सकता है। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। तो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे तो आप बारीक से बारीक पॉइंटों को भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, प्रतिजैविक खाली स्थान भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, विषैला,
कार्बोहाइड्रेट, वसा या इम्यूनोग्लोबुलिनस। टीजीटी परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेशन अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा सेशन को, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। और जैसे जैसे आप सेशन को शेयर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज के सेशन में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।